अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू siyaset.pk। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोहराब बरकत साहब के हवाले से। अब से चंद घंटों के बाद इनकी एफआईए में पेशी है। सोहराब बरकत साहब को पिछले हफ्ते भी एफआईए ने बुलाया था, लेकिन उनके जो लॉयर हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप जो है ना इस पेशी के ऊपर मत जाएं, क्योंकि इस वक्त गिरफ्तारियां बहुत हो रही हैं। ये उन्हीं दिनों की बात है जब रफ्तार के सीईओ को एफआईए ने बुलाया, 6 घंटे बिठाया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया बगैर किसी वजह के उस वक्त। तो सोहराब बरकत साहब नहीं गए। जब बैरिस्टर साद रसूल साहब वहां पर एफआईए के ऑफिस पहुंचे हैं तो एफआईए का ऑफिसर बड़े गुस्से में था, कह रहा था कहाँ है, मैंने उसको इन पर्सन मैंने उससे मिलना था। तो वहां पर वो काफ़ी गर्जा बरसा साद रसूल साहब के ऊपर। लेकिन बहरहाल उस फिर हम समझे कि शायद अब साद रसूल साहब ने कहा कि आप बताएं कि उसने क्या गलती की है, अगर कोई गलती की है तो हम जो है उसको समझा देंगे, आइंदा नहीं करेगा, क्यों आप बात को बढ़ा रहे हैं। बहरहाल उसने कोई बात ना सुनी और आज से 2 दिन पहले उसने एक और नोटिस इशू कर दिया सोहराब बरकत साहब को कि जी आप मंडे को ज़रा तशरीफ़ लाएं, सुबह को 10 बजे, 10-11 बजे का टाइम है। तो अब जो बैरिस्टर साद रसूल साहब हैं उन्होंने सोहराब को सजेस्ट किया कि आप जो है ना यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, जंगल का कानून है बगैर किसी वजह के। अब देख लेना, अब खान साहब प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पर्सनैलिटी को उठा के उन्होंने बगैर किसी वजह के जेल के अंदर बंद किया हुआ, तो आपको भी वो कर देंगे जेल में बंद। लेकिन आपको पता है कि सोहराब जो है, सोहराब की जो मुझे जो इनिशियली जब मैं इससे मिला था ना, तो मुझे इसकी जो सबसे बड़ी खूबी जो मुझे इसमें नज़र आई थी ना, वो थी इसका दलेर होना। दलेर आदमी था। अब आप इमेजिन करें कि जब आप नया नया इस फील्ड के अंदर आते हैं, बिल्कुल नया था सौरभ, आपने जब siyaset.pk को ज्वाइन किया था, तो आप बहुत हेजिटेंट होते हैं कि जब आप अपने हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यू करना है या उनसे जाके बात करनी है। लेकिन सोहराब ऐसे जाके उनसे बात करता होता था जैसे पता नहीं इसका कितना एक्सपीरियंस है। बहरहाल सोहराब को कहा गया कि आप मत जाएं, लेकिन सोहराब के मैं आपको जो वर्ड्स हैं ना वो आपके सामने कोट कर देता हूँ। सोहराब को बैरिस्टर साद रसूल साहब ने कहा कि आप मत जाएं, आप अपने आबाई गांव कश्मीर में चले जाएं। जब मामला ठंडा होगा तो फिर हम एफआईए के सामने जाके पूछ लेंगे क्या क्या मसला है, क्या नहीं है। अदरवाइज अगर आप गए तो अभी आपको उन्होंने उठा के बंद कर देना है। इसका सोहराब का आगे से जवाब पता क्या था, कहता है कि सर मैं पाकिस्तान में रहूँगा और मैंने जो है ना इस तरीके से छुप छुपा के मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। जो भी कुछ होगा मैं उधर जाके फेस करूंगा। या तो मैंने कोई 2 नंबर काम किया हो ना, या तो मैंने कोई गलत काम किया हो, तब तो मैं डरूं भी। मैं किस लिए डर के बैठूं, मेरा अपना मुल्क है ये सोहराब के वर्ड से। अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि सिचुएशन जो है इस नहज तक किस तरह पहुंची है। जैसे ही ये फैशिस्ट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इनिशियली तो पीडीएम थी, ये पावर में आए, इन्होंने 10 अरब रुपए मीडिया के अंदर बांटे और इन्होंने ऑब्वियसली हमें भी पैसे देने की ऑफर की। और जब हम नहीं माने तो इन्होंने हमारी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। अब वेबसाइट ब्लॉक करने के बाद ये समझ रहे थे कि ठीक है जी, अब ये इनका जो है इनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे और वेबसाइट बंद है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इनका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। बहरहाल हमने गिव अप नहीं की। ये जो आपको यूट्यूब हमारा चैनल नज़र आ रहा है, उस वक्त उससे पहले हम इतना ज़्यादा काम नहीं करते होते थे। हमारा ज़्यादा फोकस राइटिंग वाले कंटेंट के ऊपर होता था, वेबसाइट के ऊपर होता था या फिर सोशल मीडिया के ऊपर होता था। फिर हमने सोचा कि यार हमने जो है ना, अगर अब दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो हमें यूट्यूब की तरफ आना पड़ेगा। आज से तकरीबन चंद माह पहले इन्होंने मेरे रिश्तेदारों को, जो कि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे मेरी कोई सलाम दुआ नहीं, उधर उनको जाके फिर हरासमेंट उन्होंने शुरू कर दी। तकरीबन 3 दफ़ा ये लोग उनके पास गए हैं, ठीक है। मुझे पहली दफ़ा भी नहीं पता चला, दूसरी दफ़ा भी नहीं पता चला, तीसरी दफ़ा मुझे किसी और बंदे के थ्रू मेरे रिश्तेदारों ने नहीं बताया, उन्होंने उनको बता दिया कि भाई हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ से जो है ना 27-28 साल पहले छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद से हमारा इनके साथ कोई इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं है। फिर इन्होंने अगला स्टेप क्या लिया, इन्होंने मेरे खिलाफ एफबीआर में ऑडिट खोल दिया, जिसकी कोई वजह ही नहीं बनती थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मेरी कोई अर्निंग नहीं आती। मेरी यूट्यूब की जो इनकम है ना हमारी, वो इधर कनाडा में आती है और यहाँ पर मैं टैक्सेस वगैरह पे करता हूँ। बहरहाल इन्होंने ऑडिट खोल दिया। अब ऑडिट में इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, यानी कि जो हमारे मेरा अकाउंटेंट है ना वो भी हंस रहा था कि ये क्या
इन्हें नजर भी आ रहा है कि सारे पैसे इस अकाउंट में बाहर से आए हैं, तो ये किस वजह से इन्होंने ऑडिट खोला है। बहरहाल इन्होंने हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो है ना, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कि सियासत डॉट पी की बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो आप अपनी जो है ना इनकम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई आपका इस चीज़ से क्या लेना देना, आपने उस अकाउंट के साथ मैच करना है ना, कि हमारे पैसे इस अकाउंट के अंदर आए हैं, क्या हमने वो डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमें 2 करोड़ का नोटिस भेज दिया। अब वो 2 करोड़ का नोटिस मुझे भेजे, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। वो वाली बात है ना, यानी कि मुझे तो नहीं कोई फर्क पड़ता, मैं तो कनाडा में बैठा, नोटिस भेजते रहे मुझे उधर। अब इन्हें समझ आई कि यहाँ से भी नहीं बात बनी है, तो इन्होंने सोहराब बरकत हमारी टीम को अब टारगेट करना स्टार्ट शुरू कर दिया। अब सोहराब की अब से चंद घंटों के बाद हियरिंग है। आप दुआ करें और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे। हम इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए देखें जी, मेरा जो मैं इस वेबसाइट का ओनर हूँ, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आखिरी दम तक जो है ना, मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक कर दें, यूट्यूब ब्लॉक कर दें, सब कुछ ख़त्म कर दें, लेकिन मैं चाहे अकेला रह जाऊंगा, मैं फिर भी आवाज़ उठाता रहूंगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए। आपको पता है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने जब कोई कौम को पैगाम देना होता है, या फिर पीटीआई को पैगाम देना होता है, या इमरान खान को पैगाम देना होता है, तो उन्होंने आ, 2-4 सहाफ़ी रखे हुए हैं जिनके ज़रिए पैगाम रसाई की जाती है। उसमें ऑब्वियसली अंसार अब्बासी साहब और नजम सेठी साहब जो हैं वो टॉप के ऊपर हैं। कहते हैं जी, इमरान खान सख्त बयानात से गुरेज करें, सोशल मीडिया को पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आग भड़काने से रोक दिया जाए तो पार्टी के हालात बेहतर हो सकते हैं। इमरान खान के सिवा कोई पार्टी के सोशल मीडिया को नहीं रोक सकता। लेट्स लिसन टू नजम सेठी साहब एज वेल, फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। डायरेक्ट अटैक्स आती हैं आर्मी चीफ के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट, वो तो बंद होनी पड़ेंगे। सबसे पहला कदम खान साहब और उनके साथियों को ये लेना पड़ेगा। ये कहना कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो नहीं चाहते, जो जीआईटी में जाके जो उन्होंने बातें की हैं वॉलंटियर्स तो वो नहीं चलेगा। वो कहते हैं जी नहीं, आप ही के कंट्रोल में। अच्छा, बाय द वे इनके लोगों को भी पता कि खान साहब के कंट्रोल में बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं भी है, मगर जो लोग उनके पॉइंट पर्सन्स हैं वो तो कर रहे हैं ना। तो उनको अगर रोक दिया जाए और 1 महीने 4 महीने कोई किसी किस्म की प्रोवोकेशन ना हो, और ये सारा जो मामला यहाँ तक चढ़ा हुआ है इस वक्त, वो पानी उबल रहा है, उसको जरा गिराया जाए ना नीचे, ताकि ये जब गिरेगा तो स्पेस बनती है, उससे पहले स्पेस नहीं बनेगी। ये नहीं होगा कि जी अच्छा जी हमने कह दिया और उन्होंने 10 दिन कोई बात नहीं की और 11वें दिन उड़ा के रख दिया फिर, तो दैट स्पॉइल्स द इंटायर प्रोसेस। इसलिए मैंने कहा साल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक एतमाद बिल्ड करना है कि आप जो कहते हैं उस पर फिर बैठते भी हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है 3-4 महीने के लिए खामोश हो जाए। ठीक है, अब आप अंदाज़ा करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो चीज़ हमें नज़र आ रही है, इन्होंने सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। जो हमारी मिलिट्री है इसी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करते आई है। अब ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं। अब ये बात क्या कंफर्म करती है? ये बात कंफर्म करती है कि भाई दब के रखें काम। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को आप लोगों ने नाको चने चबवा दिए हैं। इसी वजह से इन लोगों का सांस खुश्क हुआ है। इनको आप सांस लेने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई 3-4 महीने के लिए हमें सांस लेने दो। तो ये नजम सेठी साहब ने पैगाम तो दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पैगाम आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। पहले आप जितनी एफर्ट कर रहे थे ना सोशल मीडिया पे, लोग अब डबल डाउन करते हैं। ये जो कहते हैं ना कि भाई मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट के लिए आग भड़काते हैं, भाई ये आप लोगों की आवाज़ है ना, लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ आएगी। अब ये एक मीडियम आ गया सोशल मीडिया का, तो आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, आपको गिव अप करना पड़ेगा इवेंचुअली। इसी हवाले से अयाज सादिक साहब कहते हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का असल चेहरा नहीं दिखाया। वाह, पाकिस्तानियों को इतना बेवकूफ समझा, असल चेहरा दिखाता ही सोशल मीडिया है। वरना आपने तो जो मर्जी कंट्रोल किए हुए, आपने टाउट, आपने सहाफी भर्ती किए हुए, आपने देखा होगा कि आज इन्होंने क्या किया है। आज इन्होंने हर वो क्रिमिनल बंदा जिसने पाकिस्तानियों के खिलाफ काम किया, पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, जो अमेरिका ने यहाँ पर रिजीम चेंज करवाई थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सपोर्ट की, उन सबको आज
एजाज़ात से नवाजा गया है। ठीक है जी। अब आप ये देखें, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को गिरां कदर खिदमात अंजाम देने पर सितारे इम्तियाज नवाज दिया गया। इसने क्या किया था? इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने, इसने जुल्म के पहाड़ तोड़े थे अवाम के ऊपर, इस वजह से इसको नवाजा गया है। उसके बाद ये टाउट, जिसकी क्या कहूँ मैं, अब बुरे अल्फाज मैं नहीं निकालना चाहता, क्या कहता है ये बंदा? कहता है बेडरूम में कैमरे लगाना मकसद निगरानी है और ये पूरी दुनिया में होती है। ठीक है जी। इसको, और ये मुनीब फारूक, और ये देखे ना, ये बेशरम लोग, मुझे नहीं पता कि ये लोग अपने आप को शीशे में देखते किस तरह होंगे, या जिन जिन लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं ना, एजाज, ये तो एजाज होता है ना अवार्ड मिलना, लेकिन इनके लिए ये लानत है। इस दौर के अंदर इस फैशिस्ट रजीम की तरफ से जिसको भी अवार्ड मिला है, वो बेसिकली उनको लानत दी गई है। मुनीब फारूक जैसे लोगों को, जो हमारी मिलिट्री फौजी जो है, हमारे पॉलिटिशियंस को, जो हमारे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अगवा करते थे। अगवा करने के बाद उनके ये इंटरव्यू इन बेशर्म लोगों से करवाए जाते थे। उसके बाद आसिफ जरदारी की, आज आपने सुना होगा कि आपको, आप बल्कि हमने देखा हुआ भी है। आसिफ जरदारी साहब जो है, वो एक, मुझे याद है कि वो पीपल्स पार्टी का एक जलसा कर रहे थे, और जलसे के दौरान वो जो है ना, उनके पास शराब की बोतल थी जो कि वो छुपके से पी रहे थे। एकदम उन्होंने आगे कपड़ा रख लिया, आपको याद होगी उनकी वो फुटेज। तो आज जब उन्होंने तकरीर की है ना, तकरीर करते हुए भी लग रहा था कि वो बिल्कुल फुल टोन है। ये एक 24 सेकंड का क्लिप है, लेट्स लिसन टू दिस। मादर वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म के अल्फाज यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन पर हम वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे। हम दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सबको बता देना चाहते हैं, खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही ये दोबारा सुनिएगा है। जरा। हम दहशत पर हम वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे। हम दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम दहशत गर्द तंजीमें अपने मकसद में खुश आइन हैं। हम इन सबको बता देना चाहते हैं, खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तरक्की का मुंह बोलता सबूत, तो आज जमात लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही है। ये बताना चाहिए, स्कूल है, आज मैं गांव में आई हूँ, धनी बस संजरानी। तो ये स्कूल है, जो ये स्कूल कागजों में बना भी हुआ है, और यहाँ पर हेड मास्टर भी है, और यहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें भी जारी है। स्कूल की हालत आप लोग देख लीजिए। ये अगर सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसी तरक्की चाहते हैं, तो फिर अपने वोट का फैसला कर लें। ये इमरान खान ने अभी तक अपनी पॉलिसी जो है उसको तब्दील नहीं किया। क्या सोचा है तब्दील करने का, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है वो डटा हुआ है कि नहीं, मैंने यही पॉलिसी रखनी है, अटैक करना। मुज़ाकरात किसी किस्म के हुकूमत के साथ करने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है। क्योंकि जब भी ये बात आती है तो आगे से क्या बात आती है, अभी राना सनाउल्लाह ने फिर वो बात दोहरा दी कि जी मैं 9 मई पे माफी मांगी। माफ़ी मांगने का मतलब ये है, ये कहना कि हाँ हमने करवाया है। माफ़ी तो कोई मांगते ना जिन्होंने कुछ किया हो। हाँ। तो जिन्होंने किया ही कुछ ना हो तो वो माफ़ी कहाँ से मांगेंगे? तो खान साहब का तो मौक़िफ़ यही है कि हमने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ वो या आपने खुद करवाया गया। फॉल्स फ्लैग कहते हैं वो, फॉल्स फ्लैग। तो ये खान साहब कैसे इस बात को माने? सारा बयानिया ही जो है हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का खान साहब को जेल में रखने का, वो यही है, सारा बयानिया यही। और अगर इसको खान साहब छोड़ देते हैं तो, और उधर गारंटी कोई नहीं ना, एक तरफ ये तस्लीम कर लेंगे हाँ जी माफ़ी मांगते हैं, तो आगे से वो कहेंगे आपने इस तरीके से माफ़ी नहीं मांगी, इस तरीके से, और फिर ये कि आप तो गिल्टी हैं, रियासत पे हमला किया था। हाँ, तो फिर और एक नया बयानिया शुरू हो जाएगा, एक नया डायलॉग शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान ये बात मान जाए। नजम सेठी साहब, सच बोलना शुरू कर दें, मौत भी आनी है, आपकी टांगें ऑलरेडी कब्र के अंदर हैं। तो आपको भी पता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ले जी, जो इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं उनकी अक्लों के अंदाजे आप इस बात से लगा लें कि वो अभी भी समझ रहे हैं, जो पिछले 85 साल से करते आए हैं ना, कि बिल्ली नगमे लगा दिए हैं, ड्रामे लगा दिए हैं। अब उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के करियर्स जो हैं वो तबाह हो बर्बाद कर चुके हैं वो लोग। अब जो है आतिफ असलम की बारी है, क्योंकि अब आप ये देखें ना कि उन्होंने
जब भी आप इस तरह की हरकत करते हैं ना, आप उस पर्सनैलिटी को सीधा इमरान खान के सामने मुकाबले में लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। अब मुझे बताएं कि इमरान खान का मुकाबला कौन कर सकता है पाकिस्तान में यार। ही इज लार्जर देन लाइफ नाउ। अब तो वो जिस किस्म की कुर्बानी दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो कायदे आजम के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे प्रोमिनेंट इंसान बन चुके हैं वो। ठीक है जी। तो अब आप ये देखें, ये जी लॉन्च हुआ, लेट मी पुल दिस आउट फॉर यू गाइस। ये देखिए जी, ये जी आतिफ असलम से उन्होंने गाना गवाया है। मैंने तो सुनना भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर सुनूंगा तो वो उनका एक व्यू बढ़ जाएगा। आतिफ असलम, जिसके तकरीबन 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एक दिन पहले ये गाना लॉन्च हुआ है। और आतिफ असलम को इसके ऊपर कमेंट्स ऑफ करना पड़ गए। ठीक है, जब इस किस्म के गाने आते हैं ना, रिलीज होते हैं, आतिफ असलम को नया गाना गाता है, उसमें तो फिर 20 मिलियन 30 मिलियन इस तरह के। ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी पॉपुलर सिंगर इन पाकिस्तान। अब आप अंदाज़ा करें कि पूरा दिन गुजर गया है और सिर्फ 32,000 व्यूज़ हैं, और बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई है। इस वक्त आतिफ असलम के खिलाफ पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है। अब आप ये देखिएगा, ये इस सॉन्ग के स्टैटिस्टिक्स देखिएगा, 132,000 व्यूज़ हैं, 16,000 डिसलाइक्स आए हैं इसके ऊपर। इसका क्या मतलब है? 76%। मैं भी जरा डिसलाइक का बटन दबा दूं, मुझे नहीं लग रहा, हाँ डिसलाइक का बटन दबा के फिर बात करते हैं आगे। 16,000 डिसलाइक, और फिर उसके बाद जो कमेंट्स थे वो अब इन्होंने ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद आप चले जाएं जी उनके फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी उन्होंने गाना रिलीज किया है ISPR के ऑफिशियल अकाउंट से। जिसके ऊपर जो सबसे ज्यादा जो है ना इमोजीज आए हैं, वो आए हैं लाफिंग इमोजीज, लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। तो यानी कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इनके पास ऑप्शन सारे खत्म हो चुके हैं इसी वजह से। हालांकि अब आपको देखें कि मुझे और आप जैसे लोगों को भी सबको समझ है कि इस तरह की जो पुरानी स्टोन एज की टैक्टिक्स है ना, कि मिली नगमे लगा दिए, वो अब नहीं काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। उन्होंने कहा अच्छा मिली नगमे काम करते थे पहले, चलो एक मिली नगमा फिर गवा दो। अच्छा ऐसा करो, जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर बंदा है ना, उसको लगाओ, वो गाएगा गाना ये। अब उस चक्कर में बेचारे आतिफ असलम का भी जो इन्होंने करियर जो है ना तबाह कर दिए। लेट मी पुल समथिंग आउट फॉर यू। इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जो चीज़ ट्रेंड कर रही है वो आतिफ असलम का नाम है। ठीक है जी। अब आप ये चले जाएं जनाब, आप सिर्फ चले जाएं उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर चले जाएं, आतिफ असलम लिखें, और टॉप भी ना लिखें, लेटेस्ट के ऊपर चले जाएं। ठीक है जी। और मैं अब आपके सामने कमेंट्स में देखना स्टार्ट करता हूँ। एक बंदे ने लिखा हुआ, आतिफ असलम ने बयान दिया है कि गाना इससे जबरदस्ती गवाया गया है। आतिफ असलम कौन है? यानी कि आपको कोई भी ऑब्वियसली, यानी कि अगर ये टॉप के ऊपर ट्रेंड कर रहा है ना नाम, और गाने के ऊपर सिर्फ 32,000 व्यूज हैं, तो इसका मतलब है ये आतिफ असलम का नाम इसलिए ट्रेंड कर रहा है कि लोग उनको टिका के गालियां दे रहे हैं इस वक्त। ये सिचुएशन बनी हुई है जी। ये किसी ने इन इन साहब को, जिनका अपनी मेरे ख्याल में घर वाले भी नहीं वोट देंगे, उनको और आतिफ असलम को साथ इकट्ठा खड़ा कर दिए। बहरहाल, मैं अब ये सारे कमेंट्स आपके सामने नहीं रख सकता हूँ, लेकिन आप सर्च पे जाके आतिफ असलम और लेटेस्ट लिखेंगे तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। उसके बाद इस वक्त जो है ना महरंग बलोच साहिबा के, जिनको ऑब्वियसली पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया हुआ है, पीसफुल कभी भी जो है उनको आप BLA के साथ मत लिंक करें। महरंग बलोच साहिबा जो हैं वो अपने लोगों की लिए लड़ रही हैं, और बड़े पीसफुल तरीके से लड़ रही हैं। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि जो नून लीग का सोशल मीडिया है ना, वो एज यूजुअल गंदी और घटिया किस्म की बकवास करता है। उनके हवाले से ऐसी गंदी गंदी और नाजेबा बातें लिख रहे हैं, और आम लोग नहीं हैं, उनके जो जो PMLN के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं। कोई उनको कह रहा है कि ये मर्द है, कोई कह रहा है ट्रांसजेंडर है। मर्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने लोगों के लिए खड़ी हो रही है, तो इस वजह से उनको ट्रांसजेंडर बना दिया। BLA वाले जो मजदूरों को मारते हैं, क्या आप इस चीज़ की मजम्मत करते हैं?
मेरे ख्याल में ये अब मजम्मत और हिमायत का अगर हम चैप्टर क्लोज कर दें तो ये हमारे लिए बेहतर है। 1948 से जो जबर हमारे ऊपर जारी है, कब्ज़ा हुआ हमारे ऊपर, क्या आप लोग उसकी मजम्मत करते हैं? उसके बाद बाबू नौरोज़ को कुरान मजीद दिखाकर आपने पहाड़ों से उतारा। उसे पता था कि मैं नीचे उतरूं तो फांसी पे जाऊंगा, लेकिन कुरान का उन्होंने एहतराम किया, उतरे, आपने फांसी दी सारे लोगों को। आप उसकी मजम्मत करते हैं। आपने हमारे सरजमीन पे एटमी धमाका किया जहां आज भी लोग कैंसर के मरीज हैं, आप उसकी मजम्मत करेंगे? नवाब भुट्टी साहब का वाक़या हुआ था, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? आप उसकी मजम्मत करेंगे? 2 दहाइयों से हमारे यहाँ लाशें गिर रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। अभी ये पीछे आपके पास मिसालें सारी मौजूद हैं। क्या आप इनकी मजम्मत करते हैं? मेरे ख्याल में ये मजम्मत और हिमायत का चैप्टर अगर क्लोज कर दें बेहतर है। हमारे जो मरते हैं उनकी मजम्मत आप कभी भी नहीं करेंगे और हमें उम्मीद भी नहीं है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम भी जो आपके मरेंगे उनकी मजम्मत ना करें, ना आप हमसे ये तवक्को रखें, क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त मैदान जंग है और वहाँ ये सब कुछ जारी रहेगा जब तक ये आग है। आपको पता है कि पीटीवी जो है उसको 18 अरब रुपए पिछले साल दिया गया है। किस चीज़ का दिया गया है? क्या करते हैं उनका? क्या, कौन देखता है पीटीवी? मुझे बताएं। पीटीवी को इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि अब आप ये देखें ना कि हमारे टैक्सेस के पैसे हैं ना, आपके बिजली के बिलों के अंदर लग के आते हैं जो कि पीटीवी को पैसे दिए जाते हैं। उसमें बकायदा लिखा हुआ होता है पाकिस्तान टेलीविजन के पैसे जो हैं। उसमें क्या किया जाता है, ये नजम वली खान जैसे सहाफ़ी, टाउट सहाफ़ी, इनको वहाँ पे भर्तियाँ किया जाता है जिनकी कोई व्यूवरशिप नहीं। इनकी सिर्फ ये है कि ये घटिया और गंदी किस्म की जो है ना नाजिबा ट्वीट्स करते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है ना दहशत गर्दों को इबरत का निशान बनाने के लिए हमें जो है ना नॉर्थ कोरिया के कानून यहाँ पे लागू करने पड़ेंगे। उसको कहते हैं फैमिली सेंटेंसिंग। कि जी अगर आपका कोई बंदा, लेट्स से कि मैं अगर कर रहा हूं ना, तो मेरे किसी रिश्तेदार को पकड़ के सेंटेंस कर दें 20 साल के लिए कि जी इसके वो दूर के रिश्तेदार ने जो है ना आसिफ मुनीर के खिलाफ कोई नेगेटिव बात कर दी है, इस वजह से ये 20 साल के लिए अंदर जाए। इन जैसे टाउटों को पैसे देने के लिए पीटीवी को 18-18 अरब रुपए हम दे रहे हैं साल का। ले जी आपको एक क्लिप सुनाते हैं। वजीर तालीम सूबा पंजाब मरीम नवाज ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर हैं, तो मरीम नवाज का भी आपको कैलिबर पता ही है। क्लिबरी फॉन्ट। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? जी, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? जी, I'm sorry, I do not know, but I wish it is a horse. it's a Mark 4. What is 17 into 12? 17 into 12, 170, 194? 202, I think. 24. 202. Yes. Okay. I tried. No, it's perfectly fine. अच्छा, last question that I have for you is कि पाकिस्तान में कितने provinces हैं? 4, I think 5वां शायद एक और जीबी एंड कैपिटल इस्लामाबाद। यस। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल बिल्कुल परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा को। नहीं, आपको एक टाउट सहाफ़ी की एक स्टेटमेंट सुनाए, सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं आर्मी हाउस का स्विमिंग पूल गुज़श्ता 6 माह से ख़राब है, लेकिन मुरम्मत का काम नहीं करवाया जा सका। मैंने जब मुतलका लोगों से पूछा तो इनका कहना था कि आर्मी चीफ कहते हैं कि तनख्वाह से करवाना है। हुए लेकिन इसमें पैसे नहीं बचते। उफ, अभी 40 अरब रुपए इन्होंने वो जो फायरवॉल खरीदी है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर खर्च कर दिया। लेकिन आप इनके कैलिबर का अंदाज़ा करें कि इन्हें पता ही नहीं था कि वो काम ही नहीं कर सकता है। चाइना में फायरवॉल काम करती है, लेकिन वो जिस कंपनी ने कहा उन्हें कि जिस तरह चाइना में फायरवॉल लगी हुई है ना, उसी तरीके से हम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर आप हर बंदे को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन इन बेवकूफ़ों को जो बंदा आता है चूना लगा के चला जाता है। इनको जाहिल तो हैं ये, वो तो हमें सबको नज़र आ रहा है कि इनकी अकलें कितनी हैं। चाइना में अपने उन्होंने इंटरनेट के लिए बिल्कुल एक कस्टमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ जिसके मुताबिक वो फायरवॉल काम करती है, लेकिन इन्होंने उनसे भी चूना लगवा लिया। और ये अब कहते हैं कि स्विमिंग पूल के लिए मैं अपनी तनख्वाह, मैं अपने पैसे जोड़ांगा।
फिर स्विमिंग पूल बनेगा। अगर आप गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, हुकूमत पे काम कर रहे हैं, तो आपको पहला प्रॉब्लम तो ये फेस आता है कि आप जिस भी मामले पे इन डेप्थ रिपोर्टिंग करना चाहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप वो मिट्टी हटाते जाते हैं ना, तो नीचे सांप होता है। तो जहां से भी मिट्टी हटाएंगे आपको नीचे से फौज नजर आएगी ना, हर मामले के अंदर, हर शोबे के अंदर। आप सीडीए की करप्शन पे कर रहे हैं, आप पीछे जाके पता लगेगा कोई फौजी जो है ना उसके मफादात है वो एड्रेस हो रहे हैं। आप कोई हाउसिंग सेक्टर पे काम शुरू करेंगे, पता लगेगा कि जी ये जो करप्शन या जो वायलेशन हुई है इसकी वजह ये है कि पीछे कोई फौज का बंदा है। आप कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई कारोबार से रिलेटेड कोई भी आप काम करेंगे, उसकी वजह ये नहीं है कि फौज, उसकी वजह ये है कि पावर का इर्तिकाज, जो ताकत का है ना मरकज, वो वहां पे है ना। तो कोई पॉलिटिशियन करना भी चाहे तो वो कितना कर लेता है, कोई सिविलियन करना भी चाहे तो वो कितना कर लेता है। तो अब ये वो मौका होता है आप जर्नलिज्म स्टार्ट करने के बाद इस्लामाबाद में, कि आपने एक मौके पे ब्रेक लगानी होती है, आपने डिसाइड करना होता है मैंने ये करना है और ये और ये और ये। तो जब आप ये चीज नहीं करते तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। तो मैंने कोई जो रेगुलर जर्नलिज्म 2006-7 में स्टार्ट किया, उससे पहले तो छोटे मोटे इदारों से वाबस्ता रहा वक्फों में। तो शुरू में तो आपको पैगाम आते हैं, जब छोटे मोटे होते हैं आपको डायरेक्टली आके मारने या पैगाम देने नहीं आते, वो आपको आपके कोलीग्स के जरिए पैगाम भेज देते हैं ना, डराने की कोशिश करते रहते हैं। आप काम करते रहे, अगर ना रुकें तो फिर और वो मसला ये होता है कि वो आपको इंटिमिडेट करते हैं, हरासा करते हैं बराह रास्त, या आपके फैमिली मेंबर को बराह रास्त करते हैं। तो मकसद ये है कि 2014 से लेके ये वाकया शुरू हुए, जिसमें ज्यादातर जो होता था वो पुलिस रेड होता था मेरे घर पे इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, या मेरे अजीजों के घर में, मेरे जो शहर है बहावलपुर वहां पे, और वो पता करने आते थे कि जी ये बंदा है, ये मतलूब है ना। तो वो मतलब उसमें हरासगी का पहलू जो होता था। एक आध मरतबा घर पे